हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट नंबर 13 है। 12 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूके पीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और एमपीपीएससी, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, अगर लेखपाल का भी वैकेंसी आ चुका है, ठीक है। अप्लाई होने हैं फॉर्म 7 तारीख से, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो लेखपाल के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हाँ, मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तब, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, लेखपाल के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है या नहीं, ठीक है। अगर करना है तो जितना कमेंट्स आएगा उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? जमींदार, किसान, श्रमिक, दलित। देखिए, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था, ये बताना है आपको। तो किसके पक्ष में किया था? तो ये किसान के पक्ष में किया था। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 ईस्वी में एक सत्याग्रह हुआ, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में ना भारत में यह किया गया पहला सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन आता है ये कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917 में, ठीक है। देखिए, गांधी जी ने 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। और वहीं पे उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जी ने इनसे मुलाकात की, गांधी जी से, और गांधी जी को इनके बारे में ये बताए थे कि किसके बारे में बताए थे? तो वो था आपका तिनकठिया पद्धति, जो कि बिहार और बंगाल में ये प्रचलित थी। तो बिहार की जो चंपारण था जिला, उसमें जो है कि अंग्रेज क्या करते थे कि किसानों को मजबूर करते थे, उत्पीड़न करते थे। किसके लिए? तो नील की खेती करने के लिए, ठीक है। देखिए, उस टाइम पे जो है कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता था, और जिसमें 3/20 मतलब 3/20वां भाग पे, मतलब 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे कि ये इतने भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए जो है कि चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन हुआ, चंपारण का सत्याग्रह हुआ, ठीक है, 1917 में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता कौन था? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब। देखिए, 1857 का जो विद्रोह था, उसमें कई सारे जगहों से, कई स्थानों से कई सारे नेता लीड किए थे, मतलब उसको। तो अगर हम बात करें बिहार में, तो 1857 के विद्रोह में यहाँ के नेता कौन थे? तो ये थे वीर कुंवर सिंह। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें तात्या टोपे की और नाना साहब की, तो ये कहाँ से किए थे? तो ये कानपुर के नेता थे, ये 1857 के विद्रोह के। हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? मिसौरी, रियो ग्रांडे, रेड रिवर, मिसिसिपी। देखिए, हिमानी झील इटास्का ये किस नदी का स्रोत है? तो ये है आपका मिसिसिपी का। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इटास्का एक जो है कि हिमनद झील है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? तो ये स्टेट पार्क के आंतरिक भागों में ये स्थित है, और ये स्टेट पार्क जो है कि मिनीसोटा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देखिए, ये इटास्का झील से ना मिसिसिपी नदी निकल करके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है। देखिए, ये जो है कि नदी, ये विश्व की 4थी सबसे बड़ी नदी है, मिसिसिपी नदी, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, कुछ रोग का नाम दिया गया है और इसके रोग के प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। किस प्रकार का रोग है?
देखिए अगर हम बात करें हीमोफीलिया की, ठीक है, तो हीमोफीलिया ये जो है कि किस प्रकार का रोग है, तो ये जो है कि आनुवंशिकी रोग है, ठीक है। डायबिटीज़ की हम बात करें तो ये जो है कि हार्मोन्स की गड़बड़ी से मतलब इस प्रकार का ये रोग है। और रिकेटस की हम बात करें तो ये जो है कि हीनता जन्य रोग है। एंड रिंग वार्म की बात करें तो ये कव की संक्रमण है। तो ये हो जाएगा आपका A2 B1 A2 B3 C1 एंड D4, मतलब कि 2 3 1 4, ठीक है। 2 3 1 4 कौन सा है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ दवाई का नाम दिया गया है और इसका उपयोग किस लिए करते हैं ये बताना है आपको। तो देखिए इंसुलिन का ये जो दवा है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने में, ठीक है। इंटरफेरान, अगर इसकी हम बात करें इंटरफेरान की, तो ये वायरल संक्रमण को रोकने के लिए करते हैं। लिम्फोकाइंस की बात करें तो ये जो है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए करते हैं। और कैल्सिटोनिन की बात करें तो ये रिकेट्स के उपचार के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए रिकेट्स ये जो है कि सूखा रोग होता है ना, इसके उपचार में इसका किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, कौन सा हो जाएगा आपका, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ प्रदूषक का नाम दिया गया है और ये प्रभाव कहाँ पे डालता है ये बताना है आपको। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है कि श्वसन संबंधी रोग होता है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसकी हम बात करें तो इससे जो है कि आपका केंद्रीय नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। और अगर हम बात करें धूल कण की तो इससे जो है कि लीवर और किडनी में को क्षति पहुंचती है। और सीसा की हम बात करें तो इससे कैंसर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 1 2, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू रहते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। देखिए जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक हिंदू रहते हैं। तो कौन सा स्टेट है वो, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कितना रहते हैं, तो इसमें 95.17% जो है कि हिंदू रहते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33%, 8.30%, 6.35% एंड 6.33%। देखिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जा रही है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये, तो ये है आपका 7.33%। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की एरिया की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये है आपका 2,43,268 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्रफल। देखिए यूपीपीसीएस में कई बार आ जाता है ये कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है। और देखिए भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद से कौन आता है, मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद से महाराष्ट्र आता है, उसके बाद से यूपी आता है। देखिए क्षेत्रफल के एरिया की वाइज से ये आता है बिल्कुल कि आप जो है कि इसके क्रम के अनुसार लिखें। तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, यूपी चौथा, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। अच्छा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत जो है कि कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है भारत का, ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का कितना प्रतिशत है ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल विज्ञान,
जलवायु परिवर्तन, जननांकिकी, इनमें से कोई नहीं। देखिए जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जननांकिकी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देखिए पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है कि किस राज्य ने सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा इसकी अगर जनसंख्या की हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से इसकी जनसंख्या कितनी है, तो इसकी जनसंख्या है आपका 19,98,12,314 है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, अभी तो बहुत अधिक हो गई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ये 2011 के जनगणना के हिसाब से ये डाटा है। देखिए अगर हम बात करें ना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की, तो ये जो है कि चीन, उसके बाद से भारत, उसके बाद से आपका अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद जो है कि ये चौथा नंबर पे जनसंख्या के मामले में ये है यूपी। चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, फिर भारत की, अमेरिका, इंडोनेशिया, उसके बाद से जो है कि उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात कहाँ पाया जाता है? दमन और दीव में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका दमन एवं दीव में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए भारत की जनगणना 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी थी, तो वो आपकी 15वीं जनगणना थी। ठीक है। देखिए अगर जनगणना के बारे में हम बात करेंगे तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है। और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना की बात की जाए या 10 वर्षीय जनगणना की बात की जाए तो वो शुरू हुई थी 1881 ईस्वी से, और 1881 ईस्वी से हर 10 साल पे जनगणना होती रही है। ठीक है। देखिए जनगणना जो है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रारियों जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई जाती है। ठीक है। देखिए ये गृह मंत्रालय के अधीन जो है कि 1949 के बाद से 1949 से जो है कि ये गृह मंत्रालय के अधीन ये कराई जाने लगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। हिमालय की नदियों से संबंधित निम्न परियोजनाओं में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, कामेज जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, शलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में, फरक्का परियोजना मध्य प्रदेश में। देखिए पूछा जा रहा है कि हिमालय की नदियों से संबंधित निम्न परियोजनाओं में कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका मतलब कि गलत है। देखिए मंडी परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। किस नदी पे है, तो ये आपका ब्यास नदी पे है। कामेग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये कामेग नदी पर है। शलाल परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर। और फरक्का परियोजना की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। वेस्ट बंगाल में किस नदी पे है, तो ये गंगा नदी पे फरक्का परियोजना, तो ये आपका गलत है। लंबाई की दृष्टि से निम्न नदियों में से कौन बड़ी नदी है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। देखिए पूछा जा रहा है कि लंबाई की दृष्टि से निम्न नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और ये उत्तर में जो विंध्य पर्वत है और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। उसके मध्य में ये व्रस घाटी में बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई इतना किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। अगर हम बात करें ताप्ती नदी की तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, और इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है। कृष्णा नदी की हम बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर के पास से ये होता है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी मतलब दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1402 किलोमीटर। बात आती है गोदावरी नदी की, ठीक है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन? गोदावरी नदी। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी ये कृष्णा नदी है, ठीक है। तो गोदावरी नदी का जो है कि उद्गम स्थान कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से ये निकलती है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी इसमें? तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। विश्व के मरुस्थल एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, दस्त ए कबीर उत्तर पूर्वी ईरान में, थार भारत और पाकिस्तान में, गिब्सन ये उत्तरी अफ्रीका में। देखिए, विश्व के मरुस्थल हैं कुछ, और उनकी अवस्थिति के बारे में गलत युग्म बताना है आपको। तो ग्रेट सैंडी ये मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। दस्त ए कबीर ये उत्तर पूर्वी ईरान में है। थार ये भारत और पाकिस्तान में है। गिब्सन की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में नहीं है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में नहीं है। डी ऑप्शन आपका गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बड़े बांधों के टूटने से उत्पन्न भूकंप को कृत्रिम भूकंप कहते हैं। खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को कोलैप्स भूकंप कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें भूकंप की, ठीक है, तो भूकंप जो कि मूल रूप से मतलब मूल की गहराई के आधार पर जो कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप और मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, ठीक है, 3 प्रकार के। अगर हम उत्पत्ति के कारणों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये कई रूपों में वर्गीकृत है, जैसे कि कोलैप्स भूकंप, कृत्रिम भूकंप, विस्फोटक भूकंप और ज्वालामुखी भूकंप, ठीक है। तो उसमें बात की जा रही है इसमें कि बड़े बांधों के टूटने से उत्पन्न भूकंप को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम भूकंप कहते हैं। जो बड़े बांध हैं वो टूट जाते हैं, तो अगर भूकंप आता है तो कृत्रिम भूकंप कहते हैं। सही है आपका। खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण जो भूकंप आते हैं उसको हम कोलैप्स भूकंप कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनसे संबंधित देश का गलत युग्म बताइए। सबनम काया पेरू, चिम्बराजे इक्वाडोर, माउंट केलीमुटू इंडोनेशिया, माउंट लेमिंगटन कोस्टारिका। देखिए, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनसे संबंधित देश का गलत युग्म बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबन काया ये कहाँ पे है? तो ये पेरू में है, ठीक है, ये ज्वालामुखी। चिम्बराजो ये इक्वाडोर में है। माउंट केलीमुटू ये जो है कि आपका इंडोनेशिया में है। और माउंट लेमिंगटन की बात करें तो ये कोस्टारिका में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो ये पापुआ न्यू गिनी में है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग का गलत युग्म बताइए। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र, कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण, क्रोनोमीटर मनुष्य की हृदय गति मापने वाला यंत्र। देखिए, ये वैज्ञानिक यंत्र दिए गए हैं और उनका उपयोग का गलत युग्म बताना है इसमें। देखिए, अगर हम बात करें बोलोमीटर की तो ये उसमें विकिरण मापने का यंत्र है। एक्टिनोमीटर की बात करें तो सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला ये यंत्र है। कार्बोरेटर ये अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण है। और हम बात करें क्रोनोमीटर की तो क्रोनोमीटर जो कि मनुष्य की हृदय की गति मापने वाला ये यंत्र नहीं है। देखिए, क्रोनोमीटर कहाँ पे यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है ये क्रोनोमीटर। और मनुष्य की हृदय गति मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो वो यंत्र होता है कार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांसियम एक सक्रिय द्रव धातु है। दूसरा कि सबसे भारी धातु ओस्मियन है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन
सही है। देखिए फ्रांसियम की बात करें तो ये सक्रिय द्रव धातु है, बिल्कुल सही है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ऑस्मियन है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन कि सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ऑस्मियन है। ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला दिया गया कि भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है। दूसरा दिया गया कि भारतीय संविधान में भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। इनमें से सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखिए सही बात है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक जो है कि किसके बारे में बताता है? तो नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में। तो ये भी आपका सही है। तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए कल क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों से कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका एमपी में भोपाल में ये स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही है। फेरिक ऑक्साइड मिश्रित करने के फलस्वरूप किस रंग का कांच प्राप्त होता है? भूरे रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, काले रंग का। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि फेरिक ऑक्साइड मिश्रित करने के फलस्वरूप किस रंग का कांच प्राप्त होता है? भूरे रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, काले रंग का। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारी जगहों पे ज्वाइन हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।